सदियों से अक्षुण्ण हमारी सभ्यता, जिसकी धुरी है गंगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बंगाल की खाड़ी की यात्रा निरंतर तय करती आ रही है ये नदी मात्र का। 2500 किलोमीटर से अधिक, 51 जिले, 60 करोड़ लोगों और असंख्य जीव जंतुओं की जीवन रेखा गंगा वास्तव में हमारी संस्कृति की जननी है। नमामि गंगे तथा इंटैक्ट के संयुक्त प्रयास से गौमुख से गंगा सागर तक एक अनूठा शोध संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के माध्यम से समझा गया। आइए निकल पड़ते हैं एक अनूठे तीर्थ पर इन्हीं तथ्यों को जानने और अनुभव करने, गंगा की गहराई। जब हम गंगा नदी को भारत के नक्शे पर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह नदी किसी मानव के मस्तिष्क से निकलती हुई पूर्व में स्थित गंगोत्री हिमनद से बहती पूरे भारत को एक अंग वस्त्र की तरह ढक लेती है, सिंचित करती है और इसका पालन पोषण करती है। जब यह नदी सुंदरबन डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि शक्ति रूपिणी गंगा अपने हजारों हाथों से प्रकृति के सभी जीवों को अपनी बाहों में ले दुलार रही हो। गंगा मानवता के एक बहुत बड़े भाग का पोषण करती हैं, लेकिन ऐसे अन्य जीव भी हैं जो इस नदी में और इसके आसपास रहते हैं। इसके तटों पर 94 बड़ी बसाहटें, हजारों गांव और नदी पर निर्भर लाखों छोटी बड़ी बस्तियां हैं। साथ ही कई जीव जंतु और उनके वास स्थान गंगा नदी की ही देन हैं। आइए आज के इस सफर में हम देखते हैं कि गंगा कैसे प्रकृति की जीवन दायिनी होने के कार्य का निर्वहन कर रही हैं। जब हम प्राकृतिक विरासत की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो नदी में टापू हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष हैं, नदी के साथ घास जो लगी हैं तरह तरह की, जो वहाँ पर फ्लोरा फोना है, ये सब हमने डॉक्यूमेंट किया है। तो इससे नदी की एक नई तस्वीर निकल रही है कि ये केवल एक बहती धारा ही नहीं, इसके साथ पे किनारों पे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इससे मजबूती पाती हैं और इसको कुछ हद तक इसके कैरेक्टर को और मजबूत करती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख, जहां सदियों से तीर्थ यात्रा की परंपरा रही है। गंगोत्री के मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग बढ़ जाते हैं गौमुख की तरफ, पैदल ही। गौमुख क्षेत्र में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। यहीं हमें प्रकृति और संस्कृति का संगम भी दिखता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों को भगीरथ 1, 2, 3 और यहाँ से भी ऊंचे तपोवन क्षेत्र की चोटी को शिवलिंग कहकर भक्ति भाव से पूजा जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि गौमुख का हिमनद लगातार सिकुड़ता जा रहा है। मॉनसून की बरसात से नदी के बहाव में तीव्र गति आ जाती है। जब बर्फीली उफनती हुई धारा चट्टानों से टकराती है तो भयभीत कर देने वाली ध्वनियां और दृश्य उत्पन्न होते हैं। नदी के जल स्रोत केवल हिमनद और बरसाती पानी ही नहीं, पिघलती बर्फ भी नदी के बहाव को ऊर्जा प्रदान करती है। इतने तेज प्रवाह के कारण पत्थर भी अपनी जगह से हिल जाते हैं और उनके बारीक कण जल को रासायनिक तत्व प्रदान करते हैं। गंगा के प्रवाह क्षेत्र में कई संरक्षित स्थल हैं
जिनमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज शामिल हैं। इसके अलावा गंगा प्रवाह क्षेत्र में जल और मृदा की परस्पर क्रियाओं से बनी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 23 झीलें भी स्थित हैं, जिन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। यह पूरा क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जहां की शान है हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड बहुत ही शर्मीले और खुद को छुपाकर रखने में निपुण होते हैं। गौमुख की ओर जाते हुए 2 पड़ाव आते हैं, जिनमें एक चीरबासा और दूसरा भोजवासा के नाम से जाना जाता है। भोजवासा देखने में तो उच्च हिमालय का मरुस्थलीय मैदान लगता है, लेकिन इसके कुछ ही नीचे हमें प्रचुर मात्रा में भोजपत्र यानी हिमालयन बर्च के वृक्ष दिख जाते हैं। यह पवित्र वृक्ष सदियों से हमारी संस्कृति की पहचान है, क्योंकि प्राचीन काल में ग्रंथ और जन्म पत्रियां इसी वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थीं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की एक और पहचान है हिमालय की नीली भेड़ यानी भड़ल। देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। इसी स्थान पर शांत और गाद से भरी अलकनंदा त्वरित वेग में बहती हुई भागीरथी से मिलती हैं। भागीरथी भी हिमालय के उच्च क्षेत्रों से आती हैं, पर इसकी मृदा की मात्रा लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इस नदी पर टिहरी डैम बनने से यहाँ गंगा एक विशालकाय झील में परिवर्तित हो फिर आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे जैसे गंगा भारत के उत्तरी मैदान की ओर बहती रहती हैं, हम हिमालय की तलहटी में आ जाते हैं। यहाँ के जंगलों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं। गंगा के दोनों छोर पर स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व, जहां जंगल की बिल्लियां, बाघ और बघीरे तो दिख ही जाते हैं, लेकिन यहाँ की शान है गजराज यानी हाथी। विश्व में शायद ही कोई स्थान ऐसा हो जहां 2 बड़े राष्ट्रीय उद्यानों राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच हाथी इतनी बड़ी संख्या में स्वतंत्र विचरण करते हुए दिखाई दे जाते हैं। इन जंगलों के बीच हरिद्वार के समीप ही स्थित है झिलमिल की दलदली झील, जहां हजारों की तादाद में दलदल के मृग यानी स्वैम्प डियर देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मगरमच्छ और तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। वाकई गंगा नदी कितने ही जीव जंतुओं की शरण स्थली है। गंगा नदी उत्तरी मैदानों में प्रवेश करते ही हस्तिनापुर में आ जाती हैं। यहाँ के पर्णपाती वन और चिकनी मिट्टी स्वैम्प डियर के लिए अनुकूल पर्यावरण प्रदान करते हैं। हिरण प्रजाति के नीलगाय, सांभर और चीतल यहाँ प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं। गंगा नदी अपने लंबे सफर में न जाने कितने ही पक्षियों को भोजन और शरण प्रदान करती है। गंगा के तटों पर ऐसे कई पक्षी अभयारण्य हैं जहाँ तरह तरह के पक्षी जैसे डार्टर, डैबचिक, कॉर्मोरेंट, टील, जकाना तथा गल देखे जा सकते हैं। 350 प्लस स्पीसीज आपको बर्ड्स की मिल जाएगी यहाँ पर, प्लस माइग्रेटरी बर्ड्स झिलमिल में। क्योंकि इंडिया में अगर आप किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ जो उसका पार्ट होता है वो मॉनसून रिवर बेड से घिरा होता है, यानी कि बरसाती नदियों से घिरा होता है। पर झिलमिल एक ऐसा रिजर्व है जिसमें गंगा नदी उसके बीच के पार्ट से क्रॉस होकर जाती है, तो इसलिए ये एडवांटेज है कि हमें यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को बहुत अच्छी मिलती है। गंगा नदी के तट के पास
कई ऐसे पक्षी मिल जाते हैं जो अपना अधिकतर समय गीली रेत पर ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षी हैं पाटिनकोल, आइबिस, हेरन। इनमें एडजुटेंट जैसी कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। कई पक्षी प्रजातियां प्रवासी हैं जो हजारों मील दूर से सर्दियों में यहां आती हैं और गर्म मौसम से पहले वापस चली जाती हैं। गंगा तट के दूर दूर तक फैले घास के मैदान तथा वेटलैंड गंगा की ही देन हैं और ये स्वतंत्र विचरण करते हुए पक्षी इस अनमोल विरासत का पर्याय हैं। गंगा के तटीय इलाकों में हजारों छोटी बड़ी झील और तालाब हैं। ये जलाशय वर्षा ऋतु के पश्चात नदी को भूजल के जरिए जल प्रदान करते रहते हैं। ये मछली उत्पादन में भी काम आते हैं और हजारों लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षियों को शरण प्रदान करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बक्सर और भोजपुर की भागड़ नामक 2 ऑक्सबो झील लंबाई में 16 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की हैं। इस अभियान के तहत गंगा के दोनों किनारों पर 5 से 7 किलोमीटर के इलाके में कई प्रकार के जलाशयों को अंकित किया गया है। अब मिर्जापुर जिले को ही ले लें तो हम पाएंगे कि यहाँ 434 जलाशय हैं। मिर्जापुर का मोतिया तालाब और गेरुआ तालाब, वाराणसी का कंडवा पोखरा और फर्रुखाबाद का चिंतामणि कुंड जैसे महत्वपूर्ण जलाशय हर जिले में पाए जाते हैं। ये नदी के बहाव में योगदान देते हैं, भूजल को बढ़ाते हैं और अनेक जीव जंतुओं का वास हैं। गंगा की सहायक नदियां भिन्न भिन्न प्रकार के जल को गंगा में मिश्रित करती हैं। दाहिने छोर से कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, तमसा, सोन, बूढ़ी गंगा, काली नदी और कर्मनासा, और बाएं छोर से हिमालय से निकलने वाली गंधक, घाघरा, कोसी और रामगंगा जैसी नदियां हैं। इन नदियों के संगम से गंगा में नई ऊर्जा और गति आती है और इन्हीं संगमों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं। काशी शायद विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, जिसकी व्याख्या महाभारत, रामायण तथा पुराणों में भी मिलती है। काशी के आसपास आनंद वन नामक जंगल में ऋषियों के निवास स्थान थे। यहाँ वे प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीवन के मूल तत्व पर मनन करते थे। जब ये ऋषि मुनि स्नान आदि करने गंगा के तटों पर जाते तो यहाँ आने वाले यात्री उनसे परामर्श करते। गंगा का दर्शन और ज्ञान और इसकी प्राकृतिक छटा एक दूसरे के पूरक हैं। गंगा की अविरल दिव्यता उसकी प्राकृतिक परिस्थितिकी से अलग करके नहीं देखी जा सकती। भारत की संस्कृति में मकर को जल के चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई। गंगा हमेशा इस पर विराजमान रहती हैं और यही उनका वाहन है। मकर ना तो मगरमच्छ है और ना ही यह घड़ियाल है, लेकिन गंगा प्राचीन काल से इसी अलौकिक प्राणी से जोड़ी जाती रही हैं। भारतीय संस्कृति में गंगा को उसमें पाए जाने वाले इस जीव से इस तरह जोड़ दिया गया है कि उसे मकर वाहिनी ही कहा जाता है। यह मकर आधा मछली है और आधा स्तनधारी यानी मैमल है, बिल्कुल गंगा की डॉल्फिन की तरह। गंगा नदी के तटों पर सदियों से मानव और अन्य जीव आपसी सामंजस्य के साथ रह रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ग्राम ककरा खेड़ा में स्थित एक तालाब, जिसमें पाए जाने वाले हजारों कछुए
दर्शकों से लोगों के लिए अचंभा बने हुए हैं। ये कछुए यहाँ कब और कैसे आए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, पर आज इस तालाब में हजारों कछुए हैं जो गांव के लोगों से घुल मिल गए हैं। 2 प्रजाति के यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं। ये कछुए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो जल को स्वच्छ करने में सबसे बड़ा इनका अहम रोल है। लोग इन्हें कई तरह के खाद्य पदार्थ देते हैं और कभी कभी तो ये आक्रामक भी हो जाते हैं। फिर भी इससे यह सिद्ध होता है कि मानव और पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। 1822 में फ्रांसिस हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक में बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में 272 प्रजाति की मछलियां पाई जाती थीं। आज के सर्वेक्षण में लगभग 143 मछली प्रजातियां ही पाई गईं, जिनमें कई प्रजातियां विदेशी मूल की हैं। गंगा नदी में मूल रूप से पाई जाने वाली मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां भी हैं, जैसे रोहू, झींगा, भाकुर, टेंगरा, नैन और बम। किसी भी मछली बाजार में ये मछलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। गंगा नदी की पारिस्थितिकी को एक बड़ा खतरा कृत्रिम रूप से इसमें डाली गई चीनी कार्प और अन्य विदेशी प्रजातियों की मछलियों से है। वैसे तो कृत्रिम मछली के अंडों को पानी में मछलियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए डाला जाता है, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा ही होता है। यह बची कुची मूल प्रजाति की मछलियों को भी समाप्त करने का कार्य कर देता है। लेकिन गंगा के किनारे यदि आपको भारत का सबसे प्रिय जलजीव देखना है तो आपको खोजना होगा गंजेटिक डॉल्फिन को। गंजेटिक डॉल्फिन बहुत ही शर्मीला और शांत वातावरण में रहने वाला जीव है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका प्राकृतिक वास स्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां गंगा नदी पर मानव गतिविधि कुछ अधिक ही है। आज गंगा नदी में केवल 3000 गंजेटिक डॉल्फिन ही बची हैं, जिनमें से आधी यहीं भागलपुर में पाई जाती हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम मिलजुल कर भारत के इस राष्ट्रीय जल पशु का संरक्षण करें और इसे लुप्त होने से बचाएं। मछलियां हमेशा ही गंगा नदी द्वारा प्रदत्त आर्थिकी का हिस्सा रही हैं। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि अवध के नवाबों ने इन्हें अपने राज्य के चिन्ह के रूप में ही अपना लिया। कालांतर में अंग्रेज शासकों ने इस विशाल प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा रख दिया। तब से आज तक उत्तर प्रदेश के आधिकारिक चिन्ह में 2 मछलियां देखी जा सकती हैं। साथ ही इसमें 2 धाराओं का मिलन दिखाया गया है, जो गंगा और यमुना का संगम दर्शाता है। तो हुआ ना ये संस्कृति और प्रकृति का एक लुभावना संगम। गंगा की बात हो रही हो तो गंगा जल और उसके गुणों की चर्चा तो होगी ही। धन्वंतरी कहते हैं कि जब शरीर व्याधियों और रोगों से दुर्बल हो जाता है तो नारायण रूपी वैद्य के चरणों से निकली गंगा का पवित्र जल औषधि सिद्ध होता है। चक्रपाणि दत्त के ग्रंथ चरक सूत्र और आयुर्वेद में भी गंगा जल की महिमा का बखान मिलता है।
गंगा नदी के किनारे कई प्राचीन पवित्र वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी विशाल छतरी के नीचे अमूमन छोटे मंदिर या पूजा स्थल पाए जाते हैं। इन वृक्षों की आयु 200 से 600 साल तक की पाई गई है और प्रयागराज के अक्षय वट की उम्र तो किसी को पता ही नहीं। जब गंगा के तट के वृक्षों की बात हो रही हो तो गंगा के निकट शिवपुर हावड़ा के बॉटेनिकल गार्डन के बरगद को कैसे भुलाया जा सकता है। इस बरगद को द ग्रेट बैनियन के नाम से भी जाना जाता है और ये अकेला वृक्ष ही एक जंगल की भांति प्रतीत होता है। इस वृक्ष से निकलती हुई जड़ें जो इसकी टहनियों को मजबूती देती हैं, लगातार इस पेड़ के आकार को बड़ा करती रहती हैं। स्थानीय प्रजाति के वृक्ष मजबूती से तूफानों का सामना भी करते हैं, जैसे कि कलकत्ता का बॉटेनिकल गार्डन में तकरीबन 250 साल पुराना बरगद वृक्ष, जो साइक्लोन अम्फान को भी झेल गया, जबकि विदेशी प्रजातियों के वृक्ष धाराशायी हो गए। मॉनसून के महीनों में गंगा नदी उफान पर आ जाती हैं। बरसात जाते ही नदी द्वारा छोड़ी गई गाद पर यह कंस घास, जिसे सैक्रम स्पॉन्टेनियम या गन्ना घास भी कहा जाता है, कब्जा कर लेती है। गंगा के आसपास लगभग सभी जगह हमने इसे पाया। नदियों के छोर पर उगने वाली यह घास कई जीवों का वास स्थान तो है ही, साथ ही जीवन के हर पहलू में इस घास के कई उपयोग मानव ने ढूंढ लिए हैं। किनारों पर बसे हुए लोग इनसे अपने घरों की छत बनाते हैं और इनसे बने झाड़ू और रस्सी बेच के जीविका भी कमाते हैं। बदायूं जिले में इस घास से तस्वीरें बनाने की विशेष विधि को सीकर कला कहा जाता है। गंगा नदी में छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 2400 सैंड बार्स और द्वीप मौजूद हैं। इन पर कुछ में खेती हो रही है, मगर अधिकांश में वन्य जीव जैसे कछुए, मगर, घड़ियाल और ऊदबिलाव रहते हैं। इस दृष्टिकोण से इनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ जगह पर ये टापू जंगली जानवरों की आवाजाही में मदद करते हैं। कांस घास इन द्वीपों की एक वनस्पति है जो इन टापुओं को स्थायी रखती है। उपग्रह से लिए चित्रों से पता चलता है कि चिंसुरा का यह द्वीप नदी की तेज धारा से पिछले 20 सालों में अपने स्थान से विस्थापित हुआ है और उसका क्षेत्रफल बढ़ता घटता रहता है, यानी कि नदी के कुछ टापू अस्थायी भी हैं। किनारों की वनस्पति के अभाव में नदी के छोर बाढ़ में कटाव की चपेट में आ जाते हैं और कई स्थानों पर नदी अपना रास्ता बदल देती है। पिछले तकरीबन 240 वर्षों के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे दर्शाते हैं कि कुछ जगहों पर नदी अपने पूर्व के बहाव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नए क्षेत्र में बहने लगी है। गंगा नदी के तट पर तरह तरह की नाव बनती हैं और यह फेरी अथवा माल ढोने के काम आती हैं। आमतौर पर ये साल की लकड़ी की बनती हैं, मगर लकड़ी के अभाव में अब लोहे की चादर का भी प्रयोग होने लगा है। जहां पर पुल नहीं है, वहां पर नाव यात्रियों को पार कराने में फेरी सेवा देती हैं। जैसे नदी पूर्व की तरफ बढ़ती है तो पानी की गहराई भी बढ़ती है और इस वजह से ज्यादा बड़ी नाव पूर्व दिशा की ओर जाते हुए मिलती हैं। भारत का 60% मैंग्रोव इलाका सुंदरबन में है।
यहाँ पर मैंग्रोव की 26 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से एक वृक्ष सुंदरी है, जिसके नाम से सुंदरबन का नाम पड़ा। हालांकि सुंदरी प्रजाति अब बहुत कम पाई जाती है। यही वास स्थान है रॉयल बंगाल टाइगर का। यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जो कि गंगा नदी के डेल्टा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से बना हुआ एक प्राकृतिक जादुई मायाजाल है। यहाँ की पारिस्थितिकी निरंतर बदलती रहती है और यहाँ के टापुओं, दलदलों, मैदानों, एस्चुरी, क्रीक और नदियों के बीच एक अजीब खेल चलता रहता है। यहाँ के नदी द्वारा निर्मित 102 टापुओं में से 54 पर मनुष्य बसा हुआ है, लेकिन बाकी टापुओं में घने जंगलों के बीच 334 पौधे, 693 वन्य जीव तथा 315 जलज पक्षी, उनके शिकार करने वाले पक्षी तथा जंगली चिड़ियां बसती हैं। यही है भारत और बंगाल की शान, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। इन जंगलों के छोरों पर रहने वाले यहाँ के निवासी जंगली शहद और लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। जंगल से शहद एकत्र करना यहाँ आजीविका का सबसे बड़ा साधन है और इन शहद एकत्र करने वालों को मौली कहा जाता है। यहाँ बाघ से सुरक्षा का एक ही उपाय है, बॉन बीवी की आराधना। यह परंपरा नृत्य नाटिका के माध्यम से निभाई जाती है, जिसे मौली गान भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जंगल से सुरक्षित लौटने की शक्ति केवल बॉन बीवी के पास ही है। संभवतः बांग्लादेश से आई इस परंपरा में हिंदू और मुस्लिम किरदारों का समावेश है, जिसका कथानक एक इच्छाधारी बाघ पर आधारित है, जो दुखा नामक बालक, जो जंगल में अकेला छूट गया है, को अपना आहार बनाना चाहता है। पूरी कहानी बॉन देवी या बॉन बीवी की शक्ति का बखान करती है, जो इच्छाधारी बाघ को नियंत्रण में कर दुखा की रक्षा करती हैं। अभी भी यहाँ का आदमी उनको मानते हैं, वो देवता को पूजा करके जंगल में जाते हैं, जंगल से जो चीज़ सामान कलेक्शन करते हैं उसको लेके जब गांव में आते हैं ना, तो यहाँ पे आके भी वो माता जी को पूजा करते हैं। जे हर ईयर में साइक्लोन आते हैं, और ये जो साइक्लोन आते हैं ये मेनली मेन ऑफ सोर्स देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल से ही बनते हैं ज़्यादातर, और बे ऑफ बंगाल का अपोजिट साइड में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो कोई भी तूफान आया तो फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन में जो आते हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, वादावन। फर्स्ट स्टेप में आपको बाउंड्री की तरफ गार्ड करते हैं। हम लोग जो विलेज हैं, तो विलेज में जो विलेज वालों ने रहते हैं, उन लोगों को सेफ्टी के लिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरत है। सुंदरबन में एक और डॉल्फिन भी मिलती है, जो इरावदी डॉल्फिन है। गंजेटिक डॉल्फिन की तुलना में इसका मुंह चोंच जैसा होता है और इसके पृष्ठीय पंख अधिक बड़े होते हैं। गंगा कथा की ये यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्या नदी की यात्रा कभी रुकती है? गंगा मैया तो हमेशा बहती रहती हैं, अविरल, पवित्र और निर्मल। गंगा मैया जीवन के हर पहलू में, चाहे वे गंगोत्री घाटी में हरसिल के सेब हों, वैशाली में केले हों या मालदा में हो आम, इन सभी फलों और सब्जियों के रस में हमारे जीवन में घुल मिल गई हैं। मानव कल्याण के लिए सतत बहते रहना ही गंगा की महानता है। आइए हम सब भारत के नागरिक मिलकर यह निश्चय करें, गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने में
और इसके तटों को हरा भरा रखने में हम अपना पूरा योगदान दें। यह हम किसी और के लिए नहीं, अपने ही पूर्वजों की आत्मा की शांति और अपनी आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए करेंगे। जय मां गंगे।